हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी की 50 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू होती है, जिसमें हमारा पहला सवाल है वर्ष ऋतु। वर्ष ऋतु के शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, यण, गुण या वृद्धि संधि। तो ये लिखाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये है वर्ष ऋतु। ये जो वर्ड दिया हुआ है ना वर्ष ऋतु, ये है वर्ष ऋतु या वर्ष ऋतु। इसके उच्चारण में क्या आता है? अर आता है, और अर जो है वो होता है गुण संधि में। जब अ या आ के बाद री आता है तो इसका साउंड मिलके बनता है अर, इसीलिए वर्षा धन ऋतु मिलके बनेगा वर्ष ऋतु, जो गुण संधि का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में अलंकार है यमक। यहाँ पर यमक में दो वर्ड रिपीट हुआ है, बेनी और बेनी। तो बेनी का पहला अर्थ कवि का नाम है और दूसरा अर्थ है चोटी। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति किसी काव्य में हो एक से ज़्यादा बार और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो उसको बोला जाता है यमक अलंकार। श्लेष अलंकार जो होता है उसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। अगला सवाल देखते हैं। अपराह्न का सही अर्थ क्या है? दोपहर से पहले का समय, सूर्योदय का समय, दोपहर के बाद का समय या मध्य रात्रि का समय। तो अपराह्न बोला जाता है दोपहर से दोपहर के बाद के समय को। तो आहन, अन्न जो होता है उसका मतलब होता है दिन। तो पूर्वाह्न होता है वो दोपहर से पहले का समय और अपराह्न होता है दोपहर के बाद का समय। दोपहर से का जो समय होता है उसको बोला जाता है मध्याह्न। अगला सवाल है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संतान, आरोप, उपहास, खीरा। तो जब भी आप देखते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द, तो उसमें आपको क्या करना है? बोल के देखना है कि वो शब्द जब किसी वाक्य में आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग की तरह बिहेव कर रहा है या पुल्लिंग की तरह। ठीक है, तो खीरा कड़वा होता है या कड़वी होती है? खीरा कड़वा होता है तो खीरा तो हो जाएगा पुल्लिंग। उपहास करते हैं हम लोग तो उपहास उड़ाया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। आरोप लगता है, लगती तो नहीं है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। पर संतान होती है, होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये स्त्रीलिंग है, संतान। ठीक है, संतान शब्द को स्त्रीलिंग माना जाता है। खीरा खाया जाता है, उपहास किया जाता है और आरोप लगाया जाता है, तो ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। अगला सवाल है। जायसी किस काव्यधारा के कवि है? ऑप्शन से ज्ञानमार्गी, सूफी, नाथपंथी या रासक। तो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है वो सूफी या प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य है पद्मावत, और कबीर दास जी जो है वो है ज्ञानमार्गी शाखा के कवि। अगला सवाल है। नील देवी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरीशचंद्र और जायसी। तो नील देवी नाटक के रचयिता है भारतेंदु हरीशचंद्र। ये इनका ऐतिहासिक गीति रूपक नाटक है जो उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। मैथिली शरण गुप्त और दिनकर ये अपनी कविताओं और महाकाव्यों के लिए जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इनकी रचना भारत भारती के लिए। अगला सवाल है। प्रादुर्भाव शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो जैसा प्रादुर्भाव लिखा हुआ है वही इसकी शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? दार, र, आर या ई। तो जब भी हमने आपको बताया है कि संधि विच्छेद हो, समास विच्छेद हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, आपको क्या करना है? दो सार्थक शब्द बनने चाहिए। तो जब भी आप देखोगे कि क्या प्रत्यय है और क्या नहीं है, तो प्रत्यय हटाने के बाद जो शब्द बचेगा वो सार्थक होना चाहिए। तो ई हटाओगे तो क्या बनेगा? मानदार। पर प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, तो ये तो होगा नहीं। आर अगर हटाओगे तो ईमानद बचेगा। ईमानद कोई शब्द है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। रा हटाओगे तो ईमानदा बचेगा, तो वो भी कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ईमान प्लस दार मिलके बनता है ईमानदार, दोनों सार्थक शब्द है, तो ये है आपका सही उत्तर दार। अगला सवाल देखते हैं।
वय संधि किसे कहते हैं? किशोरावस्था को, बालपन और जवानी के बीच के समय को, जवानी के अंत को, या बचपन की शुरुआत को। तो वय संधि कहा जाता है बालपन और जवानी के बीच के समय को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य और मनोविज्ञान में वो समय जब बचपन खत्म हो रहा होता है और युवावस्था शुरू होती है तो उसको एज ऑफ ट्रांजिशन या वय संधि कहा जाता है। अन्य विकल्प जो है वो आयु के केवल एक पड़ाव को दर्शाते हैं और वय संधि जो रहता है वो दो अवस्थाओं का मिलन है। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर जी को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी? राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि, युग कवि या वीर रस कवि? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को गांधी जी ने उपाधि दी थी डिप्टी राष्ट्र कवि की। राष्ट्र कवि के बारे में हमने पढ़ा कि मैथिली शरण गुप्त जी को दी थी गांधी जी ने भारत भारती के लिए, और रामधारी सिंह दिनकर जी को दी थी डिप्टी राष्ट्र कवि की उपाधि। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला सवाल है, मुख के भीतर जिह्वा के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा था कि जीभ जब अलग अलग स्थानों को टच करती है, होठ को करती है तो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, गले से आवाज़ निकलती है तो कंठ व्यंजन, जीभ तालु को टच करती है तो तालव्य, मूर्धा को करती है तो मूर्धन्य और दंत को करती है तो दंत्य। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने हैं ये? 25 हैं। कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। ये पांचों मिला के 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अगला सवाल देखते हैं, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे आधा क और स मिलेगा तो छ से क्षत्रिय बनता है, आधा त और र मिलेगा तो त्रि से त्रिशूल बनता है। तो ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन। पर पहला जो है उसमें स्वर रहित, मतलब उसमें स्वर नहीं होता है। संयुक्त अक्षर जो रहता है उसमें व्यंजनों का अपना रूप बना रहते हैं। जैसे प्र तो प भी है और र भी है तो वो होता है संयुक्त अक्षर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 4, 5, 7 या 11? तो हिंदी में कुल मिला के 11 स्वर है, जिसमें से 4 जो है वो लघु है और 7 जो है वो दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 लघु में आते हैं आपके छोटे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और इसको छोड़ के आ, ए, ई, ऊ, ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अंग और अह, अ और आ, क और ख या श और स? तो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं अंग और आह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग को अनुस्वार और आह को कहा जाता है विसर्ग। ये ना तो पूरी तरह स्वर है ना ही पूरी तरह व्यंजन, लेकिन इसको स्वर के साथ रखा जाता है। अगला सवाल है, श, स, स, ह ये किस तरह के व्यंजन है? अंतस्थ, संयुक्त, आगत या ऊष्म? तो श, स, ह ये चारों को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए हवा जो रहती है वो मुंह के अंगों से रगड़ खाकर बाहर निकलती है, जिससे गर्मी या ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। य, र, ल, व ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल है, जब शब्द को वर्णों से अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विचार, वर्ण संयोग, संधि विच्छेद या वर्ण विक्षेप? तो जब शब्द को वर्णों से अलग अलग करते हैं तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी शब्द में जो प्रयुक्त सभी स्वर और व्यंजन को उनके मूल रूप में अलग अलग करके लिखना कहलाता है वर्ण विच्छेद। जैसे कमल है तो आधा क, फिर अ, फिर आधा म, फिर अ, फिर आधा ल, फिर अ, ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? शब्दों को मेल को अलग करते हैं। जैसे विद्यालय है तो विद्याधन आलय। और वर्ण विच्छेद मतलब क्या होता है? अक्षरों को अलग करना। अगला सवाल है, न्याय को अच्छी प्रकार से जानने वाला क्या कहलाता है? न्यायाधीश, न्यायिक, न्यायकर्ता या न्यायवान? तो न्याय को जो अच्छी तरह से जानता है उसको बोलते हैं न्यायिक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति न्यायशास्त्र या न्याय कानून को अच्छे से जानता है उसको न्यायिक कहते हैं। और न्यायाधीश जो है वो अदालत में न्याय करने वाला है। और न्यायकर्ता का मतलब है जो न्याय करता है, पर जिसको ज्ञान है वो होता है न्यायिक।
अगला सवाल देखते हैं, राधा धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या अवयव? तो राधा संज्ञा है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा की जगह यूज होता है, पर धीरे धीरे क्या है? चलने की विशेषता बता रहा है कि कैसे चल रही है, धीरे धीरे। तो चलना क्रिया है और जो क्रिया की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश या वैज्ञानिक? तो इनमें से जो स्वर संधि का उदाहरण है वो है परमाणु। परम धन अणु मिलके बनता है परमाणु, जो है दीर्घ स्वर संधि। तो ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। बाकी देखते हैं हम, हरीशचंद्र जो है वो हरह धन चंद्र मिलके हरीशचंद्र बनता है, जो विसर्ग संधि है। जगदीश जो है वो जगत धन ईश मिलके बनता है, जो व्यंजन संधि है। अगला सवाल है, सुबोध का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं दुर्बोध, कुबोध, अबोध या अज्ञानी। तो सुबोध का जो विलोम शब्द है वो है दुर्बोध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्बोध जो है वो दुह धन बोध से मिलके दुर्बोध बना है, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अबोध मतलब जिसको ज्ञान ना हो, अज्ञानी को कहा जाता है अबोध। अगला सवाल है, नौ नगद न तेरा उधार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नौ नगद न तेरा उधार, भाग जाना, अधिक लाभ की लालच में हानि उठाना, जो चीज़ कम दाम में मिल जाए वही ठीक है, या धन से धन कमाना। तो नौ नगद न तेरा उधार का मतलब है जो चीज़ कम में मिल जाए वही सही है। इसका अर्थ है कि भविष्य के बड़े लाभ के वादे से वर्तमान का जो छोटा लाभ है वो बेहतर है। उधार के ज़्यादा पैसों से नगद के कम पैसे अच्छे हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आस्था, विश्वास, धार्मिकता या निष्ठा? तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं? वाक्य में रखते हैं। तो आस्था होती है या होता है? आस्था होती है, तो आस्था स्त्रीलिंग हो जाएगा। विश्वास, विश्वास होती है या होता है? विश्वास होता है, तो विश्वास हो जाएगा पुल्लिंग। धार्मिकता होती है कि होता है? धार्मिकता होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। और निष्ठा भी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो ए, सी और डी स्त्रीलिंग है और बी पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो नहीं है में आएगा विश्वास। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? गोधूम, कार्य, गेहूं या उपवास? तो जो तद्भव शब्द है वो है आपका क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं जो है आपका तद्भव शब्द है। गोधूम संस्कृत का तत्सम है और इसका हिंदी है गेहूं। गेहूं के बाद कार्य जो है, कार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है काम। अगला सवाल है, गुरु को नमस्कार में कौन सा समकारक है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान? तो नमस्कार जो रहता है वो होता है नमः, गुरु को नमन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा नमः आ जाता है ना तो वहाँ पे होता है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी नमः हो, कुछ समर्पित करने का भाव हो, वहाँ चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सेना, कक्षा, भीड़ या सोना? तो सेना, कक्षा और भीड़ तीनों तो समूहवाचक है, पर सोना जो है वो द्रव्यवाचक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोना जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल है, सड़क पार करते समय इधर उधर देखना, इसमें क्रिया विशेषण कहाँ पर है? सड़क पर है, पार है, इधर उधर है या समय है? तो क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताती है। क्रिया क्या है आपका? देखना। तो देख रहे, कैसे देख रहे हैं? इधर उधर। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगी? इधर उधर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो देखने की दिशा या स्थान का बोध करा रहा है। अगला सवाल है, सूक्ति का सही अर्थ और संधि क्या है? अच्छी उक्ति, दीर्घ संधि, सीप, यण संधि, अच्छी उक्ति, गुण संधि या सीप अयादि संधि? तो सूक्ति का जो सही अर्थ है वो है अच्छी उक्ति और ये है दीर्घ संधि। आधा स में छोटी यू की मात्रा सु और उक्ति मिलके बनता है सूक्ति। सु का मतलब है अच्छा और उक्ति का मतलब है कथन, तो अच्छी उक्ति को कहा जाता है सूक्ति। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भविष्यकाल का उदाहरण है? शायद आज वर्षा हो, वर्षा हुई, वर्षा हो रही है या वर्षा होगी?
तो जब हमको भविष्यकाल बोल रहे हैं तो मतलब सामान्य भविष्यकाल बोल रहे हैं, तो सामान्य भविष्यकाल कौन सा है? वर्षा होगी। शायद आज वर्षा हो में संभाव्य आ जाएगा, पर यहाँ पे आपका जब सामान्य दिया है तो सामान्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है किस शब्द में कार प्रत्यय का सही उपयोग है? भूल कर, झाँक कर, अंधकार या रुचिकर। तो कार प्रत्यय तो एक ही में लगा है, वो है अंधकार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है परम ओजस्वी में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या दीर्घ। तो परम ओजस्वी, परम धन ओजस्वी हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। परमोजस्वी बन रहा है परम धन ओजस्वी के मेल से, तो जब और इसमें दो मात्रा लग जाती है, दो मात्रा क्या होती है? वृद्धि संधि। अगला सवाल है आंसू काव्य के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन साहित्य और अलंकार से, रस से भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सीटेट के लिए भी है, तो सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप किसी स्टेट के हैं जहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती वगैरह होती है तो वहाँ साहित्य के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आंसू काव्य के जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो आंसू है इनकी विरह प्रधान काव्य कृति है। अगला सवाल है रस के जनक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि, वाल्मीकि या तुलसीदास। तो रस के जनक माना जाता है भरत मुनि को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको रस शास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। इन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है और रस की परिभाषा दी है। आचार्य शुक्ल जी जो है वो आलोचक हैं और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। एक सवाल और आ जाता है वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द में वाल्मीकि जो है वो मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है। तो कई बार क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वाल्मीकि शब्द में क्या प्रत्यय है? तो छोटी ई जो है वो प्रत्यय है। रामायण में कौन सी संधि है? तो रामायण में आपकी दीर्घ स्वर संधि है। अगला सवाल है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श, त्र, म या र। तो संयुक्त व्यंजन है त्र, जो आधा त और र के संयोग से बनता है। और 3 संयुक्त व्यंजन है जो है छ, त्र और ज्ञ। श जो है वो ऊष्म व्यंजन है, म स्पर्श व्यंजन है, म आपका ओष्ठ्य है और र जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? धैर्य, रात्रि, धीरज या गुलाब। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है धीरज। धीरज जो है वो धैर्य इसका तत्सम है और धीरज इसका तद्भव है। इसका समय के साथ बदल कर बना हुआ रूप है धीरज। धीरज जो है आपका तद्भव शब्द में आएगा। रात्रि तत्सम है और इसका तद्भव है रात। और गुलाब जो है वो फारसी शब्द है। अगला सवाल है विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? शब्द को विस्तृत रूप देने के लिए, वाक्य के अंत में केवल पूर्ण विराम के लिए, बात को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए या केवल कविता लिखने के लिए। तो विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है बात को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। जब बोलते बोलते हमको कहीं पे थोड़ा सा पॉज लेना है तो वहाँ पे हम लगाते हैं विराम चिन्ह। अगला सवाल पावस का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्षा, वसंत, हवा या आग। तो पावस का पर्यायवाची शब्द है वर्षा। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु या बारिश का समय। साहित्य में अक्सर वर्षा ऋतु को कहा जाता है पावस। वसंत एक अलग ऋतु है। हवा, पवन और आग, अनल, ये जो है अलग अलग तत्वों के पर्यायवाची है। अगला है सिर पर कफन बांधना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत दुखी होना, पछताना, बलिदान देने के लिए तत्पर होना या हार मान लेना। तो सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ है बलिदान देने के लिए तत्पर होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? मैं, तुम, वह या हम। तो मध्यम पुरुष जो सर्वनाम है वो है तुम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, आप और तू। मैं और हम उत्तम पुरुष है और वह जो है वो अन्य पुरुष है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? कमजोरी, थकान, दूषित या दिवाला। तो जो विशेषण शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका? दूषित। दूषित हवा बोलते हैं ना, तो हवा का आपको विशेषता बता रहा है कैसी है? दूषित है, तो ये हो जाता है विशेषण। कमजोरी, थकान और दिवाला जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अनुपम, अजात शत्रु, अजर या अमर। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोला जाता है अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म लेने से पहले ही कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोला जाता है अजात शत्रु। अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा ना हो और अमर का मतलब है जो कभी ना मरे। अगला सवाल है
और अनुपम का मतलब है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। करवट शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो करवट शब्द का लिंग जो है वो है स्त्रीलिंग। वो रात भर करवटें बदलती रही, उसने करवट ली, तो यहाँ ली क्रिया जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराती है। अगला है गुण शब्द का अनेकार्थी अर्थ क्या है, खूबी, रस्सी, स्वभाव या उपयुक्त सभी। तो गुण का जो अनेकार्थी अर्थ है वो हो जाएगा ये सभी। गुण के कई अर्थ है, विशेषता को भी बताता है, धनुष की डोरी को भी गुण कहते हैं और मनुष्य के स्वभाव को भी गुण कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण क्या है, ऑप्शन हैं वो कल आएगा, मुकेश चलता हो, शायद आज वर्षा हो या वर्षा होगी। तो संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, जिसमें भविष्य में होने की संभावना होती है, तो उसको बोला जाता है संभाव्य भविष्यकाल। तो जहाँ पे शायद आ गया यही आपका हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, अगला सवाल है इनमें से कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कालवाचक मतलब जो समय का बोध कराएगी, पहले, बाद और पश्चात, ये तीनों तो समय बता रही है, पर मेरी ओर क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वो छत पर से गिर गया, वो छत से गिरा, उसका छत से गिरा या छत पर से वो गिर गया। तो हम क्या बोलेंगे, वो छत से गिर गया। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अगला सवाल देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द, वाक्य, वर्ण या पद। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी वर्ण, जिसको ध्वनि भी बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण और मौखिक इकाई है ध्वनि। वर्णों का जो सार्थक समूह है वो कहलाता है शब्द, और शब्द मिलके बनाते हैं वाक्य। अगला सवाल है, कौन सा शब्द योग ऋण है, डाकघर, लंबोदर, विद्यालय या पीलापन। तो इसमें से जो योग ऋण शब्द है वो है लंबोदर। योग ऋण कौन से शब्द होते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर जाते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, बहुब्रीहि समास। जो भी बहुब्रीहि समास होता है वो योग ऋण शब्द होता है। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर, जिसका मतलब गणेश जी, तो ये लंबोदर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास या योग ऋण शब्द। डाकघर, विद्यालय और पीलापन, क्योंकि इनका अर्थ अलग नहीं है, इस तीसरे अर्थ को नहीं बता रहे हैं, तो ये योग ऋण नहीं है। अगला सवाल है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता, तत्सम, तद्भव, संकर या देशज। तो विसर्ग का प्रयोग जिन शब्दों में नहीं होता वो है तद्भव शब्द। विसर्ग जो है वो संस्कृत के शब्द के लक्षण है, इसलिए तत्सम अगर संस्कृत से आए तो विसर्ग उसमें होता है, पर तद्भव शब्द में संस्कृत नहीं होता, इसलिए उसमें विसर्ग का लोप होता है। जैसे संस्कृत का जो दुख है वो तत्सम है, और हिंदी में जब दुख लिखते हैं तो उसमें अह की मात्रा नहीं होती, तो वो तद्भव है। ठीक है, यहाँ से विसर्ग हट जाता है। इसके बाद संकर और देशज शब्द में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन व्याकरणिक नियमों के अनुसार विसर्ग का जो पूर्णता अभाव होता है वो तद्भव शब्द में होता है, क्योंकि वो तत्सम का ही परिवर्तित रूप है। विसर्ग जो है वो आह की मात्रा होती है, हक से इसका उच्चारण होता है, ये हमेशा स्वर के बाद आता है। आधुनिक हिंदी की बोलचाल और तद्भव प्रधान भाषा में विसर्ग का प्रयोग लगातार कम हो रहा है। अगला सवाल है, योग ऋण शब्द की पहचान कीजिए। रसोई घर, जलज, विद्यालय या गुणसवार। तो हमने क्या बोला था, योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, जो बहुब्रीहि समास होते हैं। तो इसमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है, जलज है। जलज किसको बोला जाता है, कमल को, तो वो योग ऋण शब्द आपका हो जाएगा। जलज का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, और ये कमल के लिए प्रसिद्ध है। रसोई घर जो है वो रसोई का घर, तत्पुरुष समास। विद्यालय और घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये दो क्या है, यौगिक शब्द है। अगला सवाल है, विकारी शब्दों की श्रेणी में कौन सा विकल्प सही है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, ऋण, यौगिक या ऋण गुण। योग ऋण, तो विकारी शब्दों की श्रेणी में जो विकल्प सही है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार मतलब परिवर्तन आ जाता है, उसको बोला जाता है विकारी शब्द। ये चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ए जो है अविकारी है, अवयव शब्द है। विकल्प सी जो है वो स्रोत के आधार पर है, और विकल्प डी जो है वो बनावट के आधार पर है। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है, हरिता, हलिद्रा, हरिद्रा,
या हल्दीक। तो हल्दी का जो तत्सम रूप है वो है हरिद्रा। संस्कृत का मूल शब्द है हरिद्रा, जो समय के साथ बदलकर तद्भव रूप में बन गया हल्दी। परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किस शब्द को संकर शब्द कहा जाता है? संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो कौन सा शब्द है जो दो अलग अलग भाषा से मिलके बना है? पाठशाला, रेलगाड़ी, दशानन या लोटा। तो इसमें से देखिए रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो ये दोनों मिलके बनाए हैं रेलगाड़ी। तो ये हो जाएगा आपका संकर शब्द। दशानन किसको बोला जाता है? गणेश जी को। तो ये हो जाएगा आपका योगऋण शब्द। ठीक है। पाठशाला यौगिक है और लोटा जो है वो देशज शब्द है। अगला सवाल है, ओखली शब्द का संस्कृत तत्सम रूप क्या है? उल्लूक, उलूखल, ओखलिका या अकुल। तो ओखली शब्द का जो संस्कृत तत्सम रूप है वो है उलूखल। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ओखली के लिए उलूखल शब्द का प्रयोग किया गया और तद्भव के रूप में विकसित रूप होकर ये बना है ओखली। उल्लूक तत्सम शब्द है और इसका अर्थ है उल्लू। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करे। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आता है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन रिगार्डिंग एनी वीडियोज़ और एनी क्वेश्चन. If you want to support me, do subscribe the channel and share this video with your friends and family. Thank you. Have a nice day.